कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच हर दिन चर्चा यही वैक्सीनेशन के लक्ष्य की है। सरकार कहती है कि साल के अंत यानी 31 दिसंबर तक पूरे देश को वैक्सीनेट करना है, लेकिन यह कैसे होगा? कितनी वैक्सीन आएंगी और कहां से आएंगी? वैक्सीनेशन का कनाडा मॉडल आखिर क्या है और वैक्सीनेशन का देश की अर्थव्यवस्था से क्या कनेक्शन है? 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। बीते सोमवार प्रधानमंत्री मोदी के सभी को मुफ्त वैक्सीन देने की घोषणा के बाद केंद्र सरकार ने 74 करोड़ वैक्सीन डोज का ऑर्डर दिया है। सरकार का दावा है कि अगस्त से दिसंबर के बीच देश में 250 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज होंगी। अगले 6 महीने में आप देख रहे हैं कि बायोई का वैक्सीन दिखाई दे रहा है, कैडिला जाइडस का डीएनए वैक्सीन दिखाई दे रहा है, उसके बाद में जिनोवा का mRNA वैक्सीन दिखाई दे रहा है, नेजल वैक्सीन दिखाई दे रहा है, J&J की प्रोडक्शन यहाँ पे होगी वो दिखाई दे रही है, नोवावैक्स जो वैक्सीन है वो सीरम बनाएंगे, स्पुतनिक ऑलरेडी बन रहा है। तो look at the plethora of vaccines that are available, the bouquet of vaccines for this deadly disease. ये तो बात हुई दिसंबर तक देश की आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने की, मगर फिलहाल सितंबर तक देश में टीकाकरण का फोकस है वयस्क आबादी को कम से कम 1 डोज लगाने की। जी हाँ, ये बात सामने आई है इसी हफ्ते आई वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट से, और इस रिपोर्ट से पता चला है वैक्सीनेशन और अर्थव्यवस्था का कनेक्शन। वित्त मंत्रालय की इस रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर तक देश के 70 करोड़ लोगों को टीके की कम से कम 1 डोज दे दी जाएगी। वित्त मंत्रालय का मानना है कि इससे जल्द हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने में आसानी होगी। हर्ड इम्यूनिटी के बाद संक्रमण का खतरा कम होगा, काम धंधे वापस शुरू होंगे और इसका सीधा फायदा इकोनॉमी को होगा, यानी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश भी तेज हो जाएगी। आप पूछेंगे कि पहली डोज पर इतना फोकस क्यों? दरअसल कनाडा में ये मॉडल फर्स्ट डोज फॉर ऑल यानी सबको मिले पहली डोज काफी कामयाब रहा है। कनाडा ने अपनी पूरी आबादी को पहली डोज लगाने में कामयाबी पाई, जिसका नतीजा ये रहा कि टीके की पहली डोज लेने के बाद वहां संक्रमण बहुत कम हो गया और सिर्फ 0.15% लोग ही कोरोना के शिकार हुए। ये तादाद बेहद कम है, लेकिन भारत में सितंबर तक पहली डोज सबको देने का लक्ष्य आसान नहीं है। आइए समझते हैं कि किस गणित से ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। देश की कुल वयस्क आबादी है 94 करोड़, जिनमें से अभी तक 20 करोड़ लोगों को पहली डोज मिल चुकी है। बाकी बचे 74 करोड़ लोगों को पहली डोज मिलना अभी बाकी है। 30 सितंबर में बचे हैं 110 दिन, तो इस हिसाब से 74 करोड़ लोगों को पहली डोज देने के लिए हर दिन लगानी होंगी 67,27,000 डोज। अगर इस आंकड़े को घंटे में देखें तो 110 दिन में घंटे होते हैं 2640, यानी 74 करोड़ लोगों को पहली डोज देने के लिए 2,80,000 डोज प्रति घंटा लगानी होगी। इस गणित के अलावा जिन लोगों को महीनों पहले पहली डोज मिल चुकी है, उन्हें दूसरी डोज भी लगानी होगी ताकि वो पूरी तरह वैक्सीनेट हो सके। यानी मंजिल आसान तो कतई नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। अगर ये लक्ष्य हासिल कर लिया तो संक्रमण तो काबू में आएगा ही, कामकाज की रफ्तार भी बढ़ेगी और इकोनॉमी की भी। लेकिन सितंबर तक टीकाकरण में दिन रात एक करना होगा। देश में एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का आंकड़ा है 42,65,000 डोज। ये आंकड़ा 8-9 घंटे की एक शिफ्ट में हासिल किया गया था। तो अगर प्रतिदिन शिफ्ट डबल कर दी जाए और इसके साथ ही कम से कम अगस्त और सितंबर में बिना छुट्टी किए हर दिन वैक्सीनेशन हो, तो करीब 1 करोड़ डोज प्रतिदिन का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। अगर ऐसा हो गया तो कनाडा में फर्स्ट डोज फॉर ऑल मॉडल की तरह भारत में भी हर्ड इम्यूनिटी की तरफ कदम बढ़ाए जा सकेंगे। ये तो रफ्तार की बात हुई, लेकिन ये रफ्तार तभी हासिल की जा सकेगी जब सरकार के दावे के मुताबिक 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज उपलब्ध हो जाए। और देखिए, कोरोना से ठीक होने के बाद कई मरीजों को एक नई मुसीबत झेलनी पड़ रही है। बुखार, भारी थकान, दिल और फेफड़ों की समस्याएं हफ्तों बाद भी तकलीफ दे रही है। जानकारों ने इसे लॉन्ग कोविड का नाम दिया है। तो क्या है लॉन्ग कोविड के लक्षण और इससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए?
कोरोना ठीक होने के बाद भी खतरनाक असर छोड़ रहा है। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद भी बहुत से लोग क्यों बुरी तरह जूझ रहे हैं। ठीक होने के बाद भी बुखार, भारी थकान, दिल और फेफड़ों की तकलीफ। कोविड के बाद अब ये लॉन्ग कोविड क्या है? कोरोना संक्रमण का शिकार होने के बाद जिस पहली अच्छी खबर का इंतजार मरीज बेसब्री से करता है वो है नेगेटिव होने का। लेकिन अब ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि नेगेटिव होने के महीनों बाद भी कोरोना जैसे लक्षण और तकलीफ हो रही है। डॉक्टर इस कंडीशन को लॉन्ग कोविड कह रहे हैं। कोरोना से ठीक होने के महीनों बाद तक बहुत से मरीज बहुत ज्यादा थकान, बुखार, सिर दर्द और साथ ही दिल और दिमाग से जुड़ी परेशानियों का भी सामना कर रहे हैं। यानी भले ही शरीर से वायरस निकल गया हो लेकिन उसके लक्षण खत्म नहीं हो रहे। वहीं कुछ लक्षण ऐसे हैं जो चले गए थे लेकिन कुछ दिन में फिर वापस आ गए। आपको बता दें कि ये लक्षण सामान्य थकान, सांस फूलने, घबराहट से अलग और ज्यादा गंभीर है। लॉन्ग कोविड के 2 स्टेज हैं। स्टेज 1 पोस्ट एक्यूट कोविड, जिसमें 3 से 12 हफ्ते तक लक्षण बने रहते हैं, और दूसरी स्टेज ज्यादा खतरनाक है जिसमें 12 हफ्ते के बाद भी लक्षण बने रहते हैं। लॉन्ग कोविड हम उसे बोलते हैं जब कोरोना से संक्रमित लोगों में 12 हफ्ते के बाद भी कोई न कोई नए लक्षण उभर कर आ रहे होते हैं और ऐसे में उन लोगों को नई समस्याएं सामने आती है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि नींद नहीं आती है ठीक से, या बहुत सारे लोग कहते हैं कि थकान बहुत ज्यादा रह रही है, घबराहट हो रही है, या खांसी है, या सांस लेने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, या सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हो रही है। वहीं कुछ लोग बोलते हैं कि जोड़ों में दर्द है, बाल झड़ रहे हैं, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, अवसाद हो रहा है, या कुछ लोग बोलते हैं कि धड़कन बहुत तेजी से बढ़ जाती है अचानक से। तो ये कुछ इस तरह की समस्याएं हैं। लॉन्ग कोविड से जूझते लोगों में तेज सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, बुखार, सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द, डायरिया, पीलिया, त्वचा में एलर्जी, किडनी की समस्या या फिर एंजाइटी और डिप्रेशन हो सकता है। लॉन्ग कोविड पर इटली के जेमिली यूनिवर्सिटी अस्पताल में भर्ती 143 लोगों पर एक स्टडी की गई जिनमें से 88% मरीजों में इनमें से कोई ना कोई लक्षण पाया गया। भारी थकान सबसे आम लक्षण था। वहीं अमेरिका के यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की एक रिपोर्ट में 3171 कोविड मरीजों की स्टडी की गई जिन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया था। उनमें से 69% को 6 महीने में एक या अधिक बार इन लक्षणों की शिकायत लेकर डॉक्टरों के पास जाना पड़ा था। भारत में लॉन्ग कोविड को लेकर कोई पुख्ता रिसर्च या डेटा फिलहाल नहीं है, लेकिन कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे देश के बहुत से डॉक्टर इसके बारे में आगाह कर रहे हैं। एम्स में लॉन्ग कोविड के मरीजों को लेकर एक डेटा तैयार किया जा रहा है। हमारी तरह कोरोना की दूसरी लहर से जूझ चुके यूके के नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के मुताबिक मार्च में 11 लाख लोगों ने लॉन्ग कोविड के लक्षण रिपोर्ट किए हैं। यूके की ये तादाद काफी बड़ी है और दूसरी लहर के बाद जानकारों का मानना है कि भारत में भी बड़ी संख्या में लोग लॉन्ग कोविड के लक्षण से ग्रस्त हो सकते हैं। कोरोना के गंभीर मरीजों के हृदय पर भी लंबे समय तक असर रह सकता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं उनमें जो है ये बीमारी जो है सडन कार्डियक डेथ कर सकता है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ा सकता है। लेकिन ये हार्ट अटैक सभी को होगा ऐसा मानना बहुत मैं कहूंगा कि सही नहीं होगा, क्योंकि जो इस तरह के इवेंट्स हैं अभी भी रेयर हैं और अभी तक जो बैकग्राउंड ऐसे सडन कार्डियक डेथ से जो कोविड टाइम से पहले थे एज कंपेयर टू इस कोविड टाइम में ऐसा कोई डिफरेंस अभी तक किसी भी स्टडी में पब्लिश नहीं हुआ है। इसलिए तीसरी लहर की तैयारी के लिए चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। उन्हें लॉन्ग कोविड के बारे में बताया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक तीसरी लहर में बड़ी संख्या में लॉन्ग कोविड के मरीज हो सकते हैं, यानी वो लोग जिन्हें कोरोना के बाद भी उसके गंभीर लक्षणों से संघर्ष करना पड़ा है। लॉन्ग कोविड में खास तौर से पहली बात इसका ध्यान रखना है कि अगर कोई भी नया लक्षण उभर करके सामने आता है तो हमें डॉक्टर से संपर्क करना है और उनसे इसके बारे में बात करनी है। दूसरी चीज, हमें अपने पानी के लेवल को, यानी कि जितना मात्रा में हम दिन भर में तरल पदार्थ ले रहे हैं वो हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि हम अच्छी मात्रा में लगभग 2 से 3 लीटर दिन भर में तरल पदार्थ लें ताकि हमारा हाइड्रेशन लेवल जो है बॉडी का वो अच्छा रहे। वहीं हमें इस समय में रिकवरी पीरियड में हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। तो हम कोशिश करें कि हमारी डाइट में ऐसी चीजों को हम इंक्लूड करें जिनमें कि प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है। वहीं हमें एक्सरसाइजेस शुरू करना भी बहुत ज्यादा जरूरत है। जानकारों का मानना है कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी 1 साल तक मरीज पर निगरानी रखनी चाहिए। डॉक्टर आगाह कर रहे हैं कि कोरोना से नेगेटिव होने के बाद भी अगर कोई लक्षण या तकलीफ सामान्य से ज्यादा रहे तो डॉक्टर को दिखाने में देरी नहीं करनी चाहिए।
ये वायरस जिस तरह से अपना रूप और लक्षण बदल रहा है, उसके लिए हमें ठीक होने के बाद भी सावधानी नहीं छोड़नी है। वैसे देश में कोरोना के नए मामले अब कम होने लगे हैं। आने वाले महीनों में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ने की भी उम्मीद है, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी कब आएगी, कब कह पाएगा देश की अब मास्क को अलविदा कहते हैं हम, और पता कैसे चलेगा कि देश में हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है। पिछले कुछ दिनों के आंकड़े बताते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर तो ढलान पर है, लेकिन बड़ी चिंता अब भी यही है कि देश में हर्ड इम्यूनिटी कहां तक पहुंची। कब तक देश की बड़ी जनसंख्या में हर्ड इम्यूनिटी आएगी ताकि आगे संक्रमण की लहर से इतना नुकसान ना हो। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि हर्ड इम्यूनिटी दो तरीकों से हासिल हो सकती है। पहला तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा आबादी का टीकाकरण कर दिया जाए, और दूसरा तरीका है कि आबादी का बड़ा हिस्सा कोरोना संक्रमण का शिकार होकर एंटीबॉडी डेवलप करे। लेकिन फिलहाल इन दोनों ही पैरामीटर पर भारत हर्ड इम्यूनिटी से दूर है। जब तक ग्रेजुअली 70% से ज्यादा लोग नहीं हो जाएंगे, कंप्लीट हर्ड इम्यूनिटी आना संभव नहीं होगा। लेकिन दोनों को मिला के अगर 70% लोग हो जाते हैं तो एटलीस्ट वह उतनी समस्या नहीं रहेगी। तो 70% से कम नहीं होना चाहिए। इन्फेक्शन को रोकने में उतना कारगर नहीं है वैक्सीन, सीवियरिटी को रोकने में ज़्यादा कारगर है, डेथ को रोकने में। तो नेचुरल इन्फेक्शन धीरे धीरे होगा लोगों को, और तब हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम बढ़ेंगे। लेकिन देश की आबादी में हर्ड इम्यूनिटी बनी या नहीं बनी, बनी तो कितनी बनी, इसका पता कैसे चलेगा? तो जवाब है सीरो सर्वे। भारत में अब तक 3 सीरो सर्वे हो चुके हैं, और इस सीधा इशारा करते हैं कि कोरोना संक्रमण से जूझती देश की आबादी लगातार हर्ड इम्यूनिटी की ओर बढ़ी है। तो कितनी है देश की हर्ड इम्यूनिटी? अब तक हुए 3 सीरो सर्वे ये संकेत देते हैं। पहला सर्वे जून से सितंबर 2020 में किया गया। सिर्फ 0.73% लोगों में हर्ड इम्यूनिटी पाई गई। ये सर्वे 28,000 लोगों पर किया गया था। दूसरा सर्वे सितंबर से नवंबर 2020 में हुआ। इसमें एंटीबॉडीज बढ़कर 6.6% पहुंच गई थी। ये सर्वे 29,000 लोगों पर हुआ। और तीसरा सर्वे हुआ दिसंबर जनवरी में। यहाँ पर 21.5% लोगों में एंटीबॉडीज पाई गई। ये सर्वे 28,500 लोगों पर किया गया। यानी तीसरे सीरो सर्वे के मुताबिक जनवरी तक 21.5% आबादी संक्रमण का शिकार हो चुकी थी। और इसके बाद देश में कोरोना की दूसरी लहर आई। लेकिन दूसरी लहर के बाद देश के कितने लोगों में एंटीबॉडी है, यानी हर्ड इम्यूनिटी फिलहाल कितनी है, ये जानने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR देश में चौथा सीरो सर्वे करने की तैयारी में है। सीरो सर्वे से ये पता चलता है कि रियली इन्फेक्शन जो है किस हद तक समाज में फैला हुआ है। जो हम ये टेस्टिंग करके पर डे 1 लाख 2 लाख या 4 लाख केसेस करते हैं, उसके एक लिमिटेशंस हैं। वह एक्चुअल कितना फैलाव है उसके बारे में नहीं बताता है। ये सीरो सर्वे ये बताता है कि एक्चुअल जो है कम्युनिटी में कैसे स्प्रेड हुआ है कोई भी डिजीज। जैसे 3 सीरो सर्वे हो चुका है कंट्री लेवल पे, चौथा ICMR कर रहा है, तो उसे हमें ये पता चलेगा कि कहाँ कहाँ हमें फोकस करना चाहिए। अगर कहीं 70% या उससे ज़्यादा सीरो सर्वे पॉजिटिव है, या तो वैक्सीन से या आपके डिजीज से, तो वहाँ हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। वहाँ हमें नॉर्मलसी की तरफ बढ़ जाना चाहिए। नॉर्मलसी मीन सब कुछ नॉर्मल की तरफ हो जाना चाहिए। जहाँ पे कम है वहाँ एग्रेसिव होकर हमें वैक्सीनेशन करना चाहिए। चौथे सीरो सर्वे से देश में हर्ड इम्यूनिटी को लेकर काफी हद तक संकेत मिलने की उम्मीद है। जानकारों का मानना है कि इससे सरकार को यह तय करने में मदद कर सकता है कि लॉकडाउन की पाबंदियों, सैनिटाइजेशन और मास्क से कब तक ढील मिल सकती है। लेकिन ये सीरो सर्वे होता क्या है और कैसे किया जाता है, ये जानना भी जरूरी है। सीरो सर्वे के तहत ब्लड सैंपल लेकर शरीर में एंटीबॉडी की मौजूदगी का पता लगाया जाता है। सीरो सर्वे के लिए रैंडम सैंपलिंग की जाती है। 2020 में पहला सीरो सर्वे हुआ और सर्वे के लिए देश को 2 भागों में बांटा गया। पहले भाग में लिए गए सबसे ज्यादा संक्रमण वाले शहर। इन शहरों में 5 कंटेनमेंट जोन चुने गए। हर कंटेनमेंट जोन से 10-10 लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए। वहीं दूसरे भाग में करीब 60 शहर चुने गए। कोरोना के केसों के आधार पर लो, मीडियम और हाई कैटेगरी में बांटा गया और इन सभी जगहों से 10 कंटेनमेंट जोन में से सैंपल लिए गए। इसका मतलब ये है कि सीरो सर्वे में देश के ज्यादातर हिस्सों से अलग अलग वर्ग के लोगों का सैंपल लिया जाता है ताकि सही और सटीक आंकड़े मिल सके। अब जो चौथा सीरो सर्वे होने वाला है वो पहले के मुकाबले थोड़ा अलग होने की उम्मीद है, क्योंकि इस बार काफी तादाद में लोगों को टीका लग चुका है। यानी अब लोगों में वैक्सीन और वायरस के संक्रमण दोनों से एंटीबॉडी बन रही है।
करीब महीने भर चलने वाले चौथे सीरो सर्वे में कुल 28,000 सैंपल लिए जाएंगे, जिनमें से 14,000 बच्चे और 14,000 वयस्क होंगे। 6 साल की ऊपर की उम्र के बच्चे भी इस बार सर्वे का हिस्सा होंगे और ग्रामीण इलाकों से ज्यादा सैंपल लेने पर जोर होगा। लेकिन जानकारों का मानना है कि हर्ड इम्यूनिटी के सही आंकड़े जानने के लिए राज्यों को भी व्यापक सीरो सर्वे करवाने चाहिए। राज्यों में भी एट द गवर्नेंस लेवल, पेंडेमिक कंट्रोल लेवल, अब हमें मौका है कि कुछ हम स्टेप्स लें, जैसे कि इट विल बी नाइस टू नाउ डू सीरो सर्वेज। नेशनल सीरो सर्वे की पूरी तैयारी हो गई है और इसी महीने में नेशनल सीरो सर्वे जो ICMR करते आए हैं वो अपने नेक्स्ट सीरो सर्वे का काम शुरू करेंगे। हमें एक नेशनल सीरो सर्वे पे ही डिपेंड होकर नहीं करना होगा, हमें राज्यों को भी सीरो सर्वेज करने के लिए उत्साहित करना होगा। ये वक्त है उस काम को करने का, और सर्वेलेंस जो है वो हर ज्योग्राफी में हो, क्योंकि फैसले जो हैं वो स्टेट एंड सब स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होने चाहिए। इन चीज़ों के उसी पे ही कंट्रोल करें। यानी सीरो सर्वे से ये पता लगाया जा सकता है कि देश की कितनी प्रतिशत आबादी में एंटीबॉडी बनी, लेकिन क्या ये हर्ड इम्यूनिटी के लिए पर्याप्त है ये पता लगाया नहीं जा सकता। इसलिए जब तक सही और पूरी रिपोर्ट ना आ जाए सावधानी बरतना जारी रखें। उम्मीद है कि इस साल के अंत तक टीकाकरण के बाद देश पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।